कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाई-फाई स्टीरियो एंड इट्स सिस्टम। ये एक्चुअली ऑडियो सिस्टम्स का ही लास्ट पार्ट है। इसमें हम हाई-फाई स्टीरियो और डॉल्बी सिस्टम और नॉइज़ और उसके डिस्टॉर्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज ये जो 3 टॉपिक हैं, हाई-फाई स्टीरियो, डॉल्बी सिस्टम और नॉइज़ एंड डिस्टॉर्शन, इनमें हम सबसे पहला टॉपिक है हाई-फाई स्टीरियो सिस्टम। मतलब एक्चुअली इसमें हम फाइडेलिटी और किसी सिस्टम को हाई-फाई सिस्टम क्यों कब कह सकते हैं और उसको हाई-फाई सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं और कौन कौन से उसमें उपाय किए जाते हैं, ये स्टडी करेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ फाइडेलिटी। फाइडेलिटी मतलब एक तरह से फेथफुलनेस होता है। यदि इसका एक मीनिंग देखें, इंग्लिश मीनिंग शाब्दिक अर्थ देखें, वो होता है फेथफुलनेस। मतलब कोई सिस्टम कितना फेथफुलनेस है। यदि हम ऑडियो सिस्टम की बात करें तो फेथफुलनेस का मतलब ये है कि वो कितना फेथफुली साउंड को रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब जैसा उसे इनपुट दिया गया था वैसा का वैसा उसी रूप में वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये यदि कर सकता है तो उसे कहते हैं कि इसकी फाइडेलिटी अच्छी है। ठीक है, तो किसी ऑडियो सिस्टम की आउटपुट सिग्नल में उन सभी अभिलक्षणों को रिप्रोड्यूस कर देने की क्षमता, मतलब एबिलिटी, इस चीज़ की एबिलिटी कि वो इनपुट सिग्नल की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटपुट सिग्नल में रिप्रेजेंट कर सके। ऑडियो सिस्टम की आउटपुट सिग्नल में उन सभी अभिलक्षणों को रिप्रोड्यूस कर देने की क्षमता जो इनपुट सिग्नल में मौजूद हैं। मतलब वे सारे कैरेक्टरिस्टिक जो इनपुट सिग्नल में थी वो आउटपुट सिग्नल में भी यदि रिप्रोड्यूस की जा सकती है किसी सिस्टम के द्वारा, तो उसकी फाइडेलिटी वो कहलाती है कि ये इसकी फाइडेलिटी है। ठीक है, तो ये फाइडेलिटी जो है एक तरह से फेथफुलनेस है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल साउंड इज कॉल्ड फाइडेलिटी। अब फाइडेलिटी अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है कि अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि किसी सिस्टम की फाइडेलिटी को आइडियल रूप में देखा जाता है तो कब उसको आइडियल कह सकते हैं। किसी सिस्टम की फाइडेलिटी को आइडियल तभी कहा जा सकता है जब उसमें निम्नलिखित गुण हो। एक तो उसका सिग्नल टू नॉइज रेशो, मतलब एसएनआर जो है, सिग्नल और नॉइज का जो रेशियो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ये आइडियल कंडीशंस हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल कंडीशंस की बात करेंगे। अभी आइडियल में क्या करें, एसएनआर इनफाइनाइट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जो है वो जीरो होना चाहिए, मतलब आयाम विरूपण जो है वो जीरो होना चाहिए। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जीरो होना चाहिए। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्या होता है उसके बारे में, डिस्टॉर्शन वाला टॉपिक जो है उसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल में ये कंडीशन हम बता रहे हैं। आइडियल फाइडेलिटी जो है किसी सिस्टम की फाइडेलिटी को आइडियल कब कहेंगे, एसएनआर सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनफाइनाइट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जीरो होना चाहिए। दूसरी बात ये है, तीसरी बात फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जीरो होना चाहिए। मतलब उसी में सेकंड में ही सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर बी पार्ट है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट एसएनआर इनफाइनाइट होना चाहिए, सेकंड पॉइंट एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जीरो होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन भी जीरो होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन एक तरह से हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी देखा हमने कि जो हमारा आवर्ती अनुक्रिया वक्र है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है, यदि वो फ्लैट है तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जीरो होता है। मतलब हम नॉर्मली ऑडियो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब संपूर्ण ऑडियो रेंज में जो है फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्राप्त होना चाहिए। और इसके बाद स्पेशल डिस्टॉर्शन जीरो होना चाहिए। मतलब स्पेशल डिस्टॉर्शन एक्चुअली क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम चल रहा है, मूल प्रोग्राम है, उसमें उत्पन्न ध्वनियों की सापेक्ष स्थिति तथा दिशा की पूर्ण जानकारी देने में सक्षम होना चाहिए सिस्टम। मतलब एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई यदि प्रोग्राम चल रहा है उसमें स्टेज पर डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक गायक हैं, उनसे आने जो वाली जो ध्वनि है एक्चुअली वो उनकी सापेक्ष स्थिति के बारे में बता देने में सक्षम होनी चाहिए। मतलब जो श्रोता है ध्वनि सुनकर ये अंदाज़ा लगा सके कि उनकी पोजीशंस क्या हैं विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और गायक की। तो यदि ये ऐसा कर पाता है तो स्पेशल डिस्टॉर्शन जीरो होता है। फोर्थ पॉइंट, लार्ज डायनेमिक रेंज होनी चाहिए। मतलब 0 dB से 130 dB सिग्नल पावर्स जो है तक के लिए उसकी डायनेमिक रेंज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इतने सिग्नल की पावर हैंडल कर सके। और
साउंड के रिप्रोडक्शन के समय जो मूल ध्वनि की वातावरणीय स्थितियां मतलब ओरिजिनल एनवायरमेंटल कंडीशन है उनका भी सिमुलेशन किया जा सकता है। मतलब जब साउंड रिकॉर्ड की जा रही है वहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो रिप्रोड्यूस साउंड में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मतलब उनका सिमुलेशन भी हो जाना चाहिए जो ओरिजिनल एनवायरमेंटल कंडीशंस थी। वहाँ पर जैसा एनवायरमेंट है उस तरह की एनवायरमेंट की फीलिंग रिप्रोड्यूस साउंड में होनी चाहिए। ये 4-5 कंडीशंस हैं जिनके फुलफिल होने पर ही किसी सिस्टम की फाइडेलिटी को आइडियल कहा जा सकता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का एसएनआर इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जीरो नहीं हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जीरो नहीं हो सकता है, स्पेशल डिस्टॉर्शन एकदम जीरो नहीं हो सकता है। तो या हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इनफाइनाइट जीरो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है, तो मतलब कोई भी सिस्टम आइडियल तो हो नहीं सकता है। तो ये इस केस में क्या कि प्रैक्टिकल सिस्टम की ओर चलते हैं। कोई भी सिस्टम पूर्णतः आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन यदि कोई सिस्टम आइडियल कंडीशंस को काफ़ी हद तक फुलफिल करता है, पूर्ण करता है, तो उसे हाई फाइडेलिटी या हाई फाई सिस्टम कह सकते हैं। कोई भी सिस्टम पूर्णतः आइडियल नहीं हो सकता, परंतु जो सिस्टम काफ़ी हद तक आइडियल फाइडेलिटी की कंडीशंस को पूर्ण करता है हाई फाइडेलिटी या हाई फाई सिस्टम कहलाता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो हाई फाई सिस्टम या हाई फाई स्टीरियो एंड इट सिस्टम से शुरुआत हुई थी। उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि हम फाइडेलिटी को समझते हैं, फिर कहा था आइडियल फाइडेलिटी क्या होती है, फिर आप बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल फाइडेलिटी मतलब हाई फाई सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हाई फाइडेलिटी यदि किसी सिस्टम की है तो हाई फाई सिस्टम कहलाता है। आइडियल फाइडेलिटी कंडीशंस को काफ़ी हद तक पूर्ण कर लेता है तो हाई फाई सिस्टम कहलाता है। अब हाई फाई सिस्टम निम्न कंडीशंस को पूर्ण करता है। एक तो एसएनआर की वैल्यू 50 dB से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब सिग्नल और नॉइज़ का जो रेशियो है और डेसिबल में यदि निकाल रहे हैं तो 50 dB से ज़्यादा आना चाहिए। 10 log 10 सिग्नल बटे नॉइज, ये जो वैल्यू है वो 50 dB से ज़्यादा आनी चाहिए। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि आइडियल में इनफाइनाइट होना चाहिए और प्रैक्टिकल में 50 dB से ज़्यादा होना चाहिए। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मतलब एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन 1% से कम होना चाहिए, मतलब 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स हम देखेंगे पूरी ऑडियो रेंज में देखें 40 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज तक देखेंगे। 40 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रेंज में फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है ±1 dB की लिमिट में मतलब लगभग फ्लैट हो। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा है स्टीरियोफोनी की व्यवस्था हो। स्टीरियोफोनी प्रभाव की व्यवस्था का मतलब वही है कि उसमें स्पेशल डिस्टॉर्शन जीरो होना चाहिए, मतलब उसको जो है मूल प्रोग्राम में जो ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है उनकी सापेक्ष स्थिति और दिशा की पूर्ण जानकारी मिल जानी चाहिए, स्टीरियोफोनी व्यवस्था होनी चाहिए। सिस्टम की डायनेमिक रेंज जो है वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लगभग 0 से 130 dB होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम में मिनिमम 80 dB होनी चाहिए। मतलब 20 dB यदि स्प्रिंग है और 100 dB का पॉप म्यूजिक अब रेंज ऑफ हियरिंग है, वो उन दोनों के बीच जो रेंज सिग्नल्स हैं, रेंज के सिग्नल्स हैं, 20 dB का स्प्रिंग हो या 100 dB जो पॉप म्यूजिक है, उन दोनों के बीच की रेंज के जो सिग्नल्स हैं उनको हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब सिस्टम की डायनेमिक रेंज जो है मिनिमम 80 dB तो होनी चाहिए। बाकी 6 पॉइंट जो इसमें है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेके है। ऐसी होनी चाहिए कि कमरे के अंदर बाहरी शोर का इफेक्ट ना हो और ध्वनि अनुरण मतलब एक्स्टिक रिवर्बरेशन की हेतु पर्याप्त समय मिल सके। एक्स्टिक रिवर्बरेशन एक तरह से प्रतिध्वनि जैसा ही होता है, बस प्रतिध्वनि और एक्स्टिक रिवर्बरेशन में अंतर ये होता है कि प्रतिध्वनि जो है मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में अंतर होता है, समय का अंतर होता है, टाइम लैप्स होता है, लेकिन इसमें जो है ये कंटिन्यूस होती है। मूल ध्वनि और जो ध्वनि अनुरण के बाद जो ध्वनि आ रही है वो उनमें कोई समय का गैप नहीं होता है। इसके बारे में पूर्व के लेक्चर्स में भी बताया गया था ब्रीफ में। एक्स्टिक रिवर्बरेशन है तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए और एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि कमरे के अंदर जो है बाहर का शोर का प्रभाव ना पड़े। कुछ 4-5 कंडीशंस हैं, 5-6 कंडीशंस हैं जो यदि कोई सिस्टम फुलफिल करता है तो वो हाई फाई सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं कि कैसे किसी सिस्टम को हाई फाइडेलिटी सिस्टम की तरफ हाई फाइडेलिटी सिस्टम बनाने की कोशिश की जा सकती है। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइडेलिटी को अफेक्ट करते हैं और उसकी क्या क्या उपाय हैं, विभिन्न कारक क्या क्या हैं, फाइडेलिटी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक तथा उपाय।
सबसे पहला है SNR, हाई SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशो की वैल्यू 50 dB से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने पढ़ा था अभी। एक्चुअली जो नॉइज होता है वो कंबाइंड नॉइज होता है। किसी भी पावर एम्पलीफायर की यदि बात कर रहे हैं, फाइनल पावर एम्पलीफायर है, किसी ऑडियो सिस्टम के फाइनल पावर एम्पलीफायर के आउटपुट पर जो नॉइज होता है, ओवरऑल नॉइज, वो सभी नॉइज का संयुक्त रूप होता है। मतलब क्रॉसटॉक है, मोटर वाइब्रेशन है, मैग्नेटिज्म, इरेगुलरिटीज हैं, इन सभी का संयुक्त कंबाइंड रूप होता है। और ये जो कंबाइंड नॉइज है, कुल मिलाकर यदि सिग्नल और नॉइज का रेशो डीबी में निकाला जाए तो 50 dB से ज़्यादा आना चाहिए SNR। मतलब नॉइज जो आपका ये टोटल नॉइज है, ये सिग्नल से कम 50 dB बिलो होना चाहिए। मतलब हाईफाई सिस्टम के लिए जो सिग्नल है वो नॉइज से 50 dB ऊपर होना चाहिए, या फिर कह लीजिए कि जो नॉइज है वो कम होना चाहिए 50 dB कम से कम सिग्नल से। तो ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज रेशो 50 dB से ज़्यादा होना चाहिए हाई फिडेलिटी सिस्टम के लिए। तो SNR को इम्प्रूव करने का मतलब है कि नॉइज को कम करना है। तो नॉइज को कम करने के कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि लो नॉइज फिगर वाला जो है, लो नॉइज फिगर वाला प्री एम्पलीफायर प्रयोग कर सकते हैं। ग्राउंडिंग और शील्डिंग और डिफरेंट टाइप्स की जो फिल्टर हमने यूज किए हैं उनका प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं। और मैकेनिकल फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। इक्वलाइजिंग सर्किट यूज कर सकते हैं। बाकी डॉल्बी सिस्टम भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो है फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, मतलब जो हमारा आवर्ती अनुक्रिया वक्र है वो फ्लैट होना चाहिए। ये हाई फाइडेलिटी सिस्टम की कंडीशन है। इसमें 40 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज तक की हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल के लिए। वो जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो ±1 dB लिमिट में होना चाहिए, मतलब लगभग फ्लैट होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो आवर्ती अनुक्रिया है वो सीरीज और शंट रिएक्टेंस द्वारा प्रभावित होती है। सीरीज रिएक्टेंस को तो लो होना चाहिए और शंट रिएक्टेंस को हाई रखना चाहिए। इस तरह रखने के लिए जो है डिज़ाइन किया जाएगा यदि, तो हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को फ्लैट बना सकते हैं। मतलब सीरीज रिएक्टेंस जो हमारी है वो लो हो और शंट रिएक्टेंस हाई हो। तो यदि इस तरह का डिज़ाइन हम करेंगे तो हमें फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलेगा। कपलिंग कैपेसिटर की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो जो है, हम ये जो 2 पॉइंट है सीरीज रिएक्टेंस और शंट रिएक्टेंस क्यों लो और हाई होना चाहिए, इनको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। कपलिंग कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसकी जो रिएक्टेंस है x ऑफ CC, मतलब कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस एट 40 हर्ट्ज, उसकी वैल्यू लोड रेसिस्टेंस RL के 1/10वें भाग से बराबर या उससे कम होनी चाहिए। यदि हम बात कर रहे हैं सीरीज रिएक्टेंस की, वो लो होनी चाहिए, तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि जो XCC है वो कपलिंग कैपेसिटर है, वो सीरीज में होता है एक्चुअली। तो इसका मान इतना चाहिए कि 40 हर्ट्ज पर इसका रिएक्टेंस लोड रेजिस्टेंस का लगभग 10वें भाग से बराबर हो या उससे कम हो। और जंक्शन कैपेसिटेंस है वो चीज़ें वो भी लो होना चाहिए। बाकी वायर जो है उसकी लेआउट प्रॉपर होनी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि हम जो बात कर रहे हैं कि सीरीज रिएक्टेंस एंड रिएक्टेंस है, ये एक्चुअली क्या है, हमारी कंप्लायंस के इक्विवेलेंट होती हैं। इनका वैल्यू जो हम सेट करते सीरीज रिएक्टेंस और शंट रिएक्टेंस की वैल्यू सेट करते हैं। तो ये एक तरह से जो हमने पिछले चैप्टर में देखे थे कि जो मल्टीवे स्पीकर है, ट्विटर है, वूफर है और स्पीकर है, इनका यूज करके हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई किसी पर्टिकुलर रेंज, पूरी रेंज में तो कोई भी लाउड स्पीकर जो है प्रॉपरली जो है फ्लैट रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेंज को कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीफायर, मतलब लाउड स्पीकर यदि यूज करें, ट्विटर, वूफर और स्पीकर, तो ये हम उसको फ्लैट रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने सीरीज रिएक्टेंस को लो और शंट रिएक्टेंस को हाई, इसी क्रम में ये देख सकते हैं कि हम ट्विटर, वूफर और स्पीकर यूज करके फ्लैट रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। हाई फाइडेलिटी के लिए हम कैपेसिटर माइक्रोफोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आवर्ती अनुक्रिया वो बेहतरीन होती है। अच्छा, अब बात करते हैं नेचुरल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की। नेचुरल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है कि यदि हमारा कोई मैकेनिकल पार्ट है, उसकी नेचुरल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, वो कुछ विशेष आवृत्तियों पर क्या होता है, गेन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। मतलब जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उस पर गेन ज़्यादा हो जाता है। उससे क्या होगा
फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कह लीजिए या फिर डायरेक्टली फाइडेलिटी पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा तो मतलब फाइडेलिटी भी खराब हो जाएगी। तो डिज़ाइन करते समय ये प्रयास करना चाहिए कि नेचुरल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑडियो रेंज के अंदर ना हो, मतलब आउट ऑफ ऑडियो रेंज हो। नेचुरल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑडियो रेंज से बाहर हो, मतलब जिस रेंज में हमें फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्राप्त करना है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट प्राप्त करना है, उससे बाहर वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आना चाहिए जिस पर गेन ज़्यादा आ रहा है। एक तरह से अचानक कोई साउंड चेंज हो रही है, यदि उसको फॉलो नहीं कर पाता है तो ट्रांजिएंट डिस्टॉर्शन भी उसी टाइप का होता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मतलब नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर सेल्फ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑडियो रेंज से बाहर हो। थर्ड पॉइंट ये है कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मतलब एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जो है वो भी कम होना चाहिए, लगभग 1% से कम होना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग कर सकते हैं और प्रॉपर बायसिंग सर्किट का प्रयोग कर सकते हैं, पुश पुल सर्किट का प्रयोग कर सकते हैं, और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स से हम सिग्नल को बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो हमारा डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यदि उसमें कहीं नॉन लीनियर पार्ट है तो उस नॉन लीनियर पार्ट में हमारा इनपुट सिग्नल नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब नॉन लीनियरिटी जो आ रही है यदि किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी डायोड या ट्रांजिस्टर की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनपुट सिग्नल को लिमिट करके जो एक्टिव डिवाइस है उसकी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में ही रखा जाए। बाकी पुश पुल सर्किट का प्रयोग, बायसिंग सर्किट का प्रयोग और नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज जो है उसकी लार्ज होनी चाहिए। जैसे हमने बताया था कि डायनेमिक रेंज मतलब 20 dB से 100 dB स्प्रिंग से लेके लाउड पॉप म्यूजिक तक हैंडल कर लेना चाहिए। एक्चुअली डायनेमिक रेंज का मतलब क्या है? लाउडेस्ट साउंड और क्वाइटेस्ट साउंड, मतलब जो हैंडल की जा सकती है डीबी में, उसको हम कहते हैं डायनेमिक रेंज। मतलब किसी साउंड सिस्टम द्वारा जो है रेस्पॉन्ड या हैंडल की जा सकने वाली सबसे तेज ध्वनि लाउडेस्ट साउंड और सबसे हल्की ध्वनि क्वाइटेस्ट साउंड का जो रेशियो होता है डेसिबल में मिले, तो उसको जो है डायनेमिक रेंज कहते हैं, और ये जो है लार्ज होनी चाहिए। हम किसी हाई फाइडेलिटी सिस्टम की जो है को कम तीव्रता की ध्वनियों से लेकर अधिक तीव्रता की ध्वनि तक को हैंडल कर लेने की क्षमता की यदि बात करें, तो यदि ये क्षमता ज़्यादा है तो उसकी डायनेमिक रेंज लार्ज होती है। मतलब जो हमारा हाई फाइडेलिटी सिस्टम है वो कम तीव्रता की ध्वनि जैसे कि विस्परिंग 20 dB से लेकर के लाउड पॉप म्यूजिक मतलब 100 dB तक की रेंज को हैंडल कर लेने के लिए तैयार होना चाहिए। तो डायनेमिक रेंज जो है हमारी हाई फाई सिस्टम के लिए कम से कम 80 dB तो होनी ही चाहिए। 20 dB से 100 dB तक की डायनेमिक रेंज प्राप्त करने के लिए जो हम कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं, सीडी का प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें क्या होता है? ऑडियो को डिजिटाइज मतलब डिजिटल प्रारूप में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में ऑडियो को डिजिटाइज किया जाता है, लेजर बीम की सहायता से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इससे बहुत अच्छी डायनेमिक रेंज मतलब लगभग 90 dB रेंज और प्राप्त होती है और हाई फाइडेलिटी मिलती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये भी एक फैक्टर है जो फाइडेलिटी को इम्प्रूव करता है या अफेक्ट करता है, मतलब दिशा का एहसास उत्पन्न करना। एक तरह से स्पेशियल डिस्टॉर्शन या स्टीरियोफोनी के द्वारा इम्प्रूव होता है, स्पेशियल डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करके स्टीरियोफोनी इफेक्ट के द्वारा। स्पेशियल डिस्टॉर्शन का मतलब हमने पहले भी बता रहे थे, फिर दोबारा बताते हैं इस टॉपिक में, कि हाई फाइडेलिटी सिस्टम में स्पेशियल डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब जो श्रोता है उसको वास्तविक प्रोग्राम में जो स्टेज पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं या कोई गायक है, सिंगर है, उसकी जो आपस सापेक्ष स्थिति है उसका इंटरप्रिटेशन मतलब अंदाज़ा हो जाना चाहिए। यदि अंदाज़ा हो जा रहा है तो उसमें स्पेशल डिस्टॉर्शन नहीं है, मतलब उसमें स्टीरियोफोनी है। और इसके लिए स्पेशल डिस्टॉर्शन 0 होना चाहिए, तभी हमें दिशा का एहसास होगा। उसका मतलब इस स्पेशल डिस्टॉर्शन नहीं है, स्टीरियोफोनी इफेक्ट है। तो इसके इम्प्रूव करने के लिए हमें स्टीरियोफोनिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली इसमें क्या है, माइक्रोफोन और एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर तक की संपूर्ण प्रक्रिया जो है कम से कम 2 इंडिपेंडेंट चैनल द्वारा की जाती है। मतलब एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल, 2 कम से कम चैनल होने चाहिए, 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट चैनल होने चाहिए, जिससे हमारी माइक्रोफोन की, एम्पलीफायर की, लाउड स्पीकर की जो पूरी प्रोसेसिंग है वो होगी। इसमें क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली जो है रिकॉर्ड करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और बाद में रिप्रोड्यूस करेंगे। इस इफेक्ट को
स्टीरियोफोन इस जो प्रोसेस है वो स्टीरियोफोनी कहलाता है। तो हाई फाइडेलिटी सिस्टम के लिए लास्ट है क्रिएटिंग प्लीजिंग एनवायरनमेंट, मतलब उसमें खुशनुमा या आनंददायक माहौल उत्पन्न होना चाहिए। एनवायरमेंटल डिस्टोर्शन एक चीज होती, डिस्टोर्शन नाम होता है, वो डिस्टोर्शन एक्चुअली है क्या, यदि जहाँ पर साउंड रिप्रोड्यूस हो रही है वहाँ का एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट से खराब है जहाँ पर साउंड रिकॉर्ड की गई थी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर साउंड रिप्रोड्यूस की जा रही है वहाँ का एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट से खराब है जहाँ पर साउंड रिकॉर्ड की गई थी, मतलब रिप्रोडक्शन के समय पर एनवायरनमेंट खराब है रिकॉर्डिंग के समय के एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में एक्चुअली क्या है, तो वो एनवायरमेंटल डिस्टोर्शन कहलाता है। एनवायरनमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि नॉइज अलग अलग टाइप का हो सकता है, कहीं पर रूम एम्बिएंट नॉइज कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। रूम के बाहर से लीक होकर अंदर की ओर आने वाली नॉइज भी हो सकती है। विभिन्न सरफेसेस जैसे कि दीवार है, छत है, जमीन से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली नॉइज भी हो सकती है। इन सबका मिला जुला रूप हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस यदि खराब है रिकॉर्डिंग से जहाँ पर रिप्रोड्यूस की जा रही है वहाँ की, मतलब रिप्रोड्यूस जहाँ पर की गई है साउंड वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस खराब है विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इसको एनवायरमेंटल डिस्टॉर्शन कहा जाता है, ये उत्पन्न हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए हमें एक्सटर्नल नॉइज को कम करना होगा। एक्सटर्नल नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय साउंड इंसुलेशन टेक्निक्स, जिससे हमारा कुछ माहौल उत्पन्न हो सके। और रिवर्बरेशन टाइम को भी कंट्रोल करना चाहिए बाय साउंड एब्जॉर्बेंट्स, मतलब जो हमारे ध्वनि अवशोषक हैं उस ध्वनि अवशोषक पदार्थों द्वारा साउंड रिवर्बरेशन टाइम मतलब अनुरणन काल को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो हम इन सभी उपायों का प्रयोग करके हाई फाइडेलिटी सिस्टम, हाई फाइडेलिटी का जो साउंड है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो कुछ उपाय हमने बताए हैं इसमें, तो क्रिएटिंग प्लीजिंग एनवायरनमेंट है, क्रिएटिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन है, लार्ज डायनेमिक रेंज है, कम नॉनलीनियर डिस्टॉर्शन, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और हाई एसएनआर, ये हमारे फैक्टर्स हैं और उपाय हैं जिसमें हम फॉलो करके हाई फाइडेलिटी का साउंड रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।